नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, प्लास्टिक। रोजमर्रा की जरूरत, पर क्या हमने कभी सोचा कि ये आया कहाँ से? दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत जानबूझकर नहीं हुई, बल्कि ये एक किस्म की हैप्पी एक्सीडेंट थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और आज हमारे पास कुछ मतलब काफ़ी अच्छे यूट्यूब वीडियोस और लेख हैं जिनके ज़रिए हम प्लास्टिक की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे, इसके बनने से लेकर भविष्य तक की पड़ताल। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इस रोजमर्रा की चीज के असाधारण सफर को समझना। कैसे एक वैज्ञानिक चूक दुनिया बदलने वाली खोज बन गई, और ये हमारे पर्यावरण के लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी क्यों है? और सबसे जरूरी, क्या बायोप्लास्टिक या फिर वो खाने वाली बोतलें जैसे नए आइडियाज हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं? तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को थोड़ा सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे हैरत अंगेज बात से। प्लास्टिक, जो आज मतलब हर चीज में है, वो किसी प्लान का हिस्सा नहीं था। ये सचमुच एक गलती से बनी चीज है। जी हाँ, कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। साल था 1907। एक बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे लियो बैकलैंड। अच्छा, तो बैकलिन साहब कुछ और करने निकले थे, मतलब प्लास्टिक उनका लक्ष्य नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो समय ना बिजली के उपकरणों के लिए एक बेहतर इंसुलेटर मतलब कुचालक पदार्थ ढूंढ रहे थे। तब शैलाक नाम का एक प्राकृतिक रेजिन इस्तेमाल होता था। शैलाक, वो कीड़े वाला? हाँ हाँ, वही। वो एक खास कीड़े से मिलता था, तो महंगा भी था और सप्लाई भी लिमिटेड थी। बैकलैंड उसका एक सस्ता, भरोसेमंद सिंथेटिक मतलब लैब में बनने वाला विकल्प बनाना चाह रहे थे। कुछ ऐसा जो लकड़ी और धातु से भी ज्यादा टिकाऊ हो। और फिर एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ, कह सकते हैं। अपने प्रयोगों के दौरान उन्होंने कुछ केमिकल्स मिलाए और नतीजा वो नहीं निकला जो वो चाहते थे। उन्हें एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ मिला। पहले तो उन्होंने सोचा ये बेकार है। यानी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। शुरू में तो यही लगा, लेकिन फिर बैकलैंड ने गौर किया कि ये बेकार सी चीज असल में बड़े काम की है। ये मजबूत थी, गर्मी और बिजली की अच्छी कुचालक थी, और सबसे बड़ी बात, इसे गर्म करके बिल्कुल किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये दुनिया का पहला पूरी तरह से सिंथेटिक यानी पूरी तरह इंसान का बनाया हुआ प्लास्टिक है। उन्होंने इसे नाम दिया बेकेलाइट। तो ये थी प्लास्टिक युग की शुरुआत। मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसे गर्म करो, पिघलाओ, सांचे में डालो, ठंडा करो और वो हमेशा के लिए वही आकार ले लेगा। हाँ, इसे तकनीकी भाषा में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। आप सोच सकती हैं जैसे केक बेक होता है, एक बार बन गया तो वापस आटे जैसा नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कुछ वैसा ही है। एक बार सेट हो गया तो दोबारा पिघलाकर नया आकार देना मुमकिन नहीं। इसी गुण ने बेकेलाइट को मतलब बिजली के स्विच, टेलीफोन, रेडियो केसिंग, यहाँ तक कि गहनों और किचन के सामान के लिए एकदम सही बना दिया। कमाल है। एक छोटी सी गलती ने मटेरियल साइंस की एक पूरी दिशा ही बदल दी। प्रकृति पर निर्भर रहने के बजाय इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल नए पदार्थ बनाने लगा। और ये सब शुरू हुआ एक असफल प्रयोग से। लेकिन एक मिनट, बेकेलाइट तो ठीक है, पर आज हम प्लास्टिक मतलब सबसे पहले पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतलें सोचते हैं, है ना? बेकेलाइट तो शायद बोतलों के लिए उतना सही नहीं था। फिर ये प्लास्टिक की बोतलें इतनी आम कैसे हो गईं? आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। बेकलाइट मजबूत तो था, पर शायद उतना लचीला और हल्का नहीं था जैसा बोतलों के लिए चाहिए। बोतलों के लिए असली हीरो बनकर उभरा एक दूसरा प्लास्टिक, पीईटी यानी पॉलीएथाइलीन टेरिफ्थैलेट। इसका विकास हुआ 1940s के दशक में। पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थैलेट, नाम तो बड़ा भारी भरकम है। इसमें ऐसा क्या खास था जो बेकेलाइट में नहीं था? पीईटी में ना वो सारे गुण थे जो बोतलों के लिए परफेक्ट थे। ये कमाल का हल्का था, फिर भी काफी मजबूत, पारदर्शी था, पानी या दूसरे तरल पदार्थों से रिएक्ट नहीं करता था, और इसे आसानी से मनचाहे आकार में ढाला जा सकता था। अच्छा, असल में ये दो आसान से रसायनों एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थेलिक एसिड को एक लंबी चेन में जोड़ने से बनता है, और यही जुड़ाव इसे इसकी खास मजबूती और वो लचीलापन देता है। तो 40s में पीईटी बन तो गया, लेकिन बाजार में बोतलों के रूप में छानने में तो फिर भी वक्त लगा होगा। हाँ, करीब 30 साल और लगे। असली गेम चेंजर साबित हुए 1970 के दशक में एक अमेरिकी इंजीनियर नथानियल वाइथ। उन्होंने पीईटी से ऐसी बोतलें बनाने का तरीका खोजा
जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब सोडा वाले पेय उनका प्रेशर झेल सकती थीं। ओह, ये जरूरी था। हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पहले वाली प्लास्टिक बोतलें गैस का दबाव नहीं सह पाती थीं। वायद की खोज ने एक तरह से बड़े पैमाने पर पीईटी बोतलों का उत्पादन मुमकिन बना दिया। तो ये था वो मोड़ जहां से प्लास्टिक बोतलों ने कांच को टक्कर देना शुरू कर दिया। लगता कांच के दिन मतलब मुश्किल हो गए थे। बिल्कुल। कांच की जगह प्लास्टिक के आने के कई ठोस कारण थे। पहला, बनाने और ट्रांसपोर्ट करने में सस्ता था। प्लास्टिक हल्का होता है तो ट्रकों में भरकर ले जाने में कम ईंधन लगता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये टूटता नहीं था। दुकानों में, घरों में कहीं भी गिरने पर नुकसान का डर कम हो गया। तीसरा, डिजाइन की आज़ादी। प्लास्टिक को किसी भी शेप या साइज में ढालना आसान था, तो कंपनियों को अपनी ब्रांडिंग के लिए नए नए डिजाइन बनाने का मौका मिला। और शायद शुरुआत में लोगों को ये भी लगा होगा कि हल्का होने की वजह से ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, ट्रांसपोर्ट में कम फ्यूल लगेगा, ऐसा कुछ। हाँ, ये एक विडंबना ही है। शुरुआती सोच कुछ ऐसी ही थी कि क्योंकि प्लास्टिक हल्का है, इसे लाने ले जाने में कम ईंधन जलेगा, तो शायद ये इको फ्रेंडली है। लेकिन अब हम जानते हैं कि पूरी तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल और चिंताजनक है। पेट के अलावा भी तो दूसरे प्लास्टिक हैं, जैसे वो दूध वाले सफेद कंटेनर या शैम्पू की बोतलें। हाँ, बिल्कुल। वो अक्सर HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथाइलिन से बनते हैं। कुछ मजबूत, बार बार इस्तेमाल होने वाली बोतलें पॉलीकार्बोनेट से भी बनती हैं। लेकिन हाँ, पेय उद्योग पर तो पेट ने ही कब्जा कर लिया, और ये इतना फैल गया कि आज दुनिया के कुल कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 8% हिस्सा सिर्फ प्लास्टिक बनाने में चला जाता है। 8%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, याद है बेकेलाइट को क्या कहा गया था शुरू में? हजारों उपयोगों वाला पदार्थ। टेलीफोन, रेडियो, बंदूक के हिस्से, कॉफी पॉट, बिलियर्ड बॉल, गहने। इसने वाकई कई उद्योगों को बदल दिया था। प्लास्टिक की बोतलें तो खैर हर जगह है। अच्छा, एक बात जो शायद सबने नोटिस की होगी, इन बोतलों पर अक्सर कुछ लकीरें या गड्ढे या खास पैटर्न बने होते हैं। क्या ये सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं या इनका कोई और मतलब है? ये एक बहुत आम सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। ये डिजाइन देखने में भले ही अच्छे लगें, पर इनका असली मकसद कुछ और है। तो फिर क्या है इनका राज? देखिए, पानी की बोतलें अक्सर पतले और थोड़े नरम प्लास्टिक से बनती हैं, है ना? तो ये लकीरें या पैटर्न कई काम करते हैं। पहला, ये बोतल को बेहतर पकड़ ग्रिप देते हैं, ताकि वो हाथ से फिसले नहीं। हाँ, ये तो समझ आता है। दूसरा, और शायद ज्यादा जरूरी, ये बोतल को ढांचागत मजबूती स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देते हैं। अगर ये उभार ना हो तो पतली प्लास्टिक की बोतल आसानी से पिचक सकती है या मुड़ सकती है। ये डिजाइन एक तरह से बोतल के कंकाल का काम करते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं। अच्छा, तो ये इंजीनियरिंग है, सिर्फ डिजाइन नहीं। और तीसरा फायदा, सुंदरता। हाँ, वो एक बोनस है, कह सकते हैं। डिजाइन बोतल को आकर्षक भी बनाता है। तो अगली बार जब कोई पानी की बोतल उठाए तो याद रखें कि उन लकीरों के पीछे सिर्फ स्टाइल नहीं, साइंस और इंजीनियरिंग भी है। हमने प्लास्टिक के बनने, फैलने और उसके डिजाइन की बात कर ली, लेकिन अब कहानी का वो पन्ना पलटते हैं जो आजकल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, पर्यावरण पर प्लास्टिक का भयानक असर। ये अब एक बहुत बड़ी चिंता बन चुका है। निश्चित रूप से प्लास्टिक अपनी उपयोगिता के साथ साथ एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती भी लेकर आया। इसके कई पहलू हैं। सबसे पहले तो ये बनता है जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से। ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। मतलब ये खत्म हो सकते हैं। हाँ, और इन्हें निकालने और फिर प्लास्टिक बनाने की पूरी प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो हमारे क्लाइमेट चेंज को और बढ़ाती हैं। और एक बार बन गया, इस्तेमाल हो गया, फिर असली सिरदर्द तो शायद तब शुरू होता है। आपने सही कहा। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या है कि ये प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, या अगर होता भी है तो बहुत ही धीमी गति से। एक साधारण प्लास्टिक बॉटल को गलने में अंदाजा लगाइए 450 साल से लेके हजारों साल लग सकते हैं, शायद कभी पूरी तरह गले ही नहीं। बाप रे! इसका मतलब है कि लगभग हर प्लास्टिक का टुकड़ा जो कभी बना वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, किसी ना किसी रूप में। बिल्कुल। और ये जमा हो रहा है हमारी जमीन पर, लैंडफिल्स में, और सबसे ज्यादा चिंता की बात है हमारे महासागरों में। ये समुद्री जीवों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वो बेचारे इसे खाना समझकर खा लेते हैं या इसमें फंस जाते हैं। जमीन पर भी ये मिट्टी को प्रदूषित करता है। इसके अलावा क्या सीधे हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है? मैंने सुना है बोतलों से पानी में कुछ खतरनाक केमिकल आ सकते हैं, खासकर गर्मी में। हाँ, ये एक और गंभीर चिंता है। खासकर जब प्लास्टिक गर्मी या धूप के संपर्क में आता है, तो इसमें मौजूद कुछ रसायन जैसे BPA यानी बिस्फिनॉल A, थैलेट्स और एंटीमनी, ये रिस कर पानी या खाने में मिल सकते हैं।
और कई स्टडीज से पता चला है कि ये रसायन हमारे हार्मोन सिस्टम को गड़बड़ा सकते हैं और सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लोग कहते हैं रिसाइकिल करो, रिसाइकिल करो। क्या रिसाइकलिंग इसका हल नहीं है? रिसाइकलिंग समाधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पर यह अपने आप में पूरा समाधान नहीं है। आंकड़े देखें तो पता चलता है कि दुनिया भर में अब तक जितना भी प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ है, उसका सिर्फ 9% ही ठीक से रिसाइकिल हो पाया है। सिर्फ 9%? बाकी का क्या होता है? ज्यादातर या तो जमीन में दबा दिया जाता है, मतलब लैंडफिल में, या जला दिया जाता है जिससे वायु प्रदूषण होता है, या फिर वो सीधे पर्यावरण में नदियों और समुद्रों में पहुंच जाता है। और ये माइक्रोप्लास्टिक क्या चीज है जिसके बारे में आजकल बहुत सुनने को मिलता है? लगता है ये हर जगह है। हाँ, ये एक उभरती हुई बड़ी समस्या है। जब बड़ा प्लास्टिक कचरा धूप, पानी और टूट-फूट के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, 5 मिलीमीटर से भी छोटे, तो उन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हवा और पानी के साथ हर जगह पहुंच जाते हैं, मिट्टी में, नदियों में, समुद्र में, हवा में, और हाँ, हमारे खाने और पीने के पानी में भी पाए जा रहे हैं। ये हमारी फूड चेन में घुस चुके हैं और इनके लंबे समय के स्वास्थ्य प्रभावों पर अभी बहुत शोध चल ही रहा है। आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। मुझे कुछ फैक्ट्स याद आ रहे हैं जो मैंने पढ़े थे। जैसे दुनिया भर में हर मिनट 10 लाख से ज़्यादा प्लास्टिक बॉटलिंग खरीदी जाती है। 10 लाख हर मिनट। और एक अनुमान था कि 2017 में करीब 480 अरब प्लास्टिक पीने की बोतलें बिकीं, जिनमें से आधे से भी कम रिसाइकिल हो पाईं। एक बड़े अध्ययन में 90% से ज़्यादा बोतलबंद पानी के ब्रांडों में माइक्रोप्लास्टिक मिले थे। और ये कि बोतलबंद पानी बनाने में नल के पानी की तुलना में हज़ारों गुना ज़्यादा ऊर्जा लगती है। हाँ, ये आंकड़े समस्या की गंभीरता दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना जटिल मुद्दा है। हमें न सिर्फ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सोचना होगा, बल्कि इसके पूरे जीवन चक्र पर, बनने से लेकर निपटान तक, हमें गंभीरता से सोचना होगा। तो सवाल ये है कि क्या हम इस प्लास्टिक के जाल से निकल सकते हैं? क्या कोई उम्मीद की किरण है? चलिए अब कुछ समाधानों पर नजर डालते हैं। क्या कुछ हो रहा है इस दिशा में? हाँ, अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में समस्या से निपटने के लिए नई सोच और तकनीक पर काफी काम हो रहा है। एक बड़ा क्षेत्र है बायोप्लास्टिक का। बायोप्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जो पेड़ पौधों या दूसरी जैविक चीजों से बने, पेट्रोलियम से नहीं? बिल्कुल सही। पारंपरिक प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनता है, जबकि बायोप्लास्टिक नवीकरणीय जैविक स्रोतों से बनाया जाता है, जैसे मक्का, गन्ना, आलू, शैवाल, एल्गी, और यहां तक कि, जैसा आपने पहले कहा, गाय का गोबर भी। PLA यानी पॉलीलैक्टिक एसिड और PHA यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोएट्स, ये कुछ जाने माने बायोप्लास्टिक हैं। गाय के गोबर से प्लास्टिक, ये कैसे मुमकिन है? ये तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये काफी नई और रोमांचक खोज है। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी BBAU, वहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी तकनीक पेटेंट कराई है। इसमें वो गाय के गोबर में मौजूद कुछ खास बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके PHB यानी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट नाम का बायोप्लास्टिक बना सकते हैं। अच्छा, इसमें खास क्या है? मतलब दूसरे बायोप्लास्टिक से अलग कैसे है? 2 बातें बहुत खास हैं। पहली, लागत। पहले इस तरह का बायोप्लास्टिक यानी PHB बनाने के लिए गन्ना या मक्का लगता था, जो महंगा पड़ता था। गोबर के इस्तेमाल से लागत बहुत कम, शायद 200 गुना तक कम हो सकती है। 200 गुना कम? हाँ, और दूसरी खास बात, ये पारंपरिक प्लास्टिक से कहीं जल्दी, करीब 40-50 साल में, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना गल जाता है। इससे बोतलें, पॉलीबैग जैसी कई चीजें बन सकती हैं। ये एक तरह से बेकार पड़ी चीज यानी गोबर से कीमती सामान बनाने का बेहतरीन उदाहरण है। ये तो वाकई क्रांति ला सकता है अगर ये बड़े स्केल पर हो पाए। संभावना तो है, लेकिन एक पेच भी है। सभी बायोप्लास्टिक आसानी से या हर माहौल में बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। कुछ को गलने के लिए खास औद्योगिक कंपोस्टिंग प्लांट की जरूरत होती है। तो सिर्फ बायोप्लास्टिक का टैग देखकर ये मान लेना कि ये अपने आप मिट्टी बन जाएगा, हमेशा सही नहीं होता। हमें उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बायोप्लास्टिक के अलावा जो प्लास्टिक कचरा पहले से मौजूद है, उसके लिए रिसाइकलिंग में क्या नया हो रहा है? क्या हम उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, पारंपरिक मैकेनिकल रिसाइकलिंग की अपनी सीमाएं हैं, जैसा हमने बात की, खासकर जब प्लास्टिक मिक्स हो या गंदा हो। इसलिए अब केमिकल रिसाइकलिंग पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं कि प्लास्टिक को उसके मूल रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी मोनोमर्स में तोड़ा जाता है। फिर इन ब्लॉक से एकदम नया वर्जिन क्वालिटी का प्लास्टिक बनाया जा सकता है। ये तकनीक ज्यादा जटिल कचरे को भी संभाल सकती है। अच्छा,
ये तो बढ़िया है। कोई सफल उदाहरण है इसका कहीं? ताइवान जैसे देशों ने बहुत अच्छे रिसाइकलिंग सिस्टम बनाए हैं, जहां रिसाइकलिंग दरें काफी ऊंची हैं। वो मैकेनिकल और अब केमिकल रिसाइकलिंग दोनों पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी दिलचस्प चीजें हो रही हैं, जैसे प्लास्टिक कचरे को 3D प्रिंटिंग के फिलामेंट में बदलना, या उसे खेती के कचरे और नैनो कणों के साथ मिलाकर नए मजबूत मटेरियल बनाने पर भी रिसर्च चल रही है। वाह! और अब वो आइडिया जो सुनने में एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है, खाने योग्य बोतलें, क्या वाकई ऐसा कुछ है? हाँ, ये कल्पना नहीं, हकीकत है। अमेरिका में मेडिसन चेकेट्स नाम की एक 12 साल की लड़की ने इको हीरो नाम का एक पानी का पाउच बनाया है, जिसे आप पानी पीने के बाद खा सकते हैं। क्या बात है! 12 साल की लड़की ने, कमाल है। ये काम कैसे करता है? उसने रिवर्स स्फेरिफिकेशन नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया। ये अक्सर फैंसी रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होती है, खाने को छोटे गोलों में बदलने के लिए। इसमें पानी या किसी और तरल को खाने योग्य चीज़ों से बनी एक पतली जेली जैसी झिल्ली में बंद कर दिया जाता है। ये चीज़ें समुद्री शैवाल से मिलने वाले सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम लैक्टेट हो सकती हैं। तो आप पानी पीकर वो पाउच खा सकते हैं? उसका स्वाद कैसा होता होगा? हाँ, खा सकते हैं। या अगर खाना ना चाहें तो फेंक दें, वो बायोडिग्रेडेबल है, गल जाएगा। फ्रिज में ये करीब 3 हफ्ते तक चल सकता है। मेडिसिन का सोचना है कि ये मैराथन दौड़ों या इवेंट्स में दिए जाने वाले छोटे पानी के कप का अच्छा विकल्प बन सकता है। इस्तेमाल करना भी आसान है, झिल्ली को थोड़ा सा काटो, पानी पियो और पाउच खा लो या फेंक दो। कमाल का आइडिया है। हाँ, ये सब दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर इंसान कितने अनोखे, कितने क्रिएटिव समाधान खोज सकता है। तो आज हमने प्लास्टिक का पूरा चक्र देखा, एक आकस्मिक खोज से शुरू होकर दुनिया पर छा जाने तक, फिर एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बनना और अब नए उम्मीद भरे समाधानों की तलाश तक। हाँ, और ये सब सोचते हुए मुझे पत्रकार सूजन फ्रिंकल की किताब प्लास्टिक अ टॉक्सिक लव स्टोरी याद आ रही है। उन्होंने एक प्रयोग किया था, एक दिन में इस्तेमाल की गई प्लास्टिक और गैर प्लास्टिक चीजों को गिना। नतीजा 196 प्लास्टिक आइटम बनाम 102 गैर प्लास्टिक। ओ, मतलब लगभग दुगनी प्लास्टिक की चीजें। हाँ, ये दिखाता है कि प्लास्टिक हमारी जिंदगी में कितना अंदर तक घुस चुका है, हम शायद ध्यान भी नहीं देते। सच में। और ये भी मानना होगा कि प्लास्टिक पूरी तरह विलेन नहीं है, इसके फायदे भी हैं। जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक से बनी हल्की गाड़ियां कम पेट्रोल डीजल खाती हैं, जो एक तरह से उत्सर्जन कम करता है। मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। बिल्कुल, मुद्दा बहुत जटिल है। प्लास्टिक के फायदे भी हैं और गंभीर नुकसान भी। जरूरत है जिम्मेदार इस्तेमाल की, कचरा प्रबंधन को बहुत बेहतर बनाने की और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देने की। हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना होगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां प्लास्टिक को इस्तेमाल के बाद फेंका नहीं जाता, बल्कि उसे लगातार रिसाइकिल करके या किसी और रूप में इस्तेमाल करके वापस सिस्टम में लाया जाता है, जैसे प्रकृति में चीजें रिसाइकिल होती हैं। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि प्लास्टिक हमारी जिंदगी का ऐसा अटूट हिस्सा बन गया है, क्या हम इससे पूरी तरह पीछा छुड़ा सकते हैं, या भविष्य स्मार्ट, ज्यादा टिकाऊ और सर्कुलर प्लास्टिक के इस्तेमाल का है? इस हफ्ते आप अपनी जिंदगी से कौन सी एक प्लास्टिक की चीज कम करने या बदलने की कोशिश कर सकते हैं? जरा सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।